हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, उम्मीद है। आज मैं आपके सामने हमारी जो श्रृंखला चल रही है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की, उसका कक्षा 7 का वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7 की जो इतिहास की पुस्तक है उसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स कराऊंगी। हो सकता है कुछ टॉपिक्स में छूट जाते हों, पर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर किए जा सकें। तो पहले शुरू करेंगे हम लेसन 1 से, और कोशिश करूँगी जितने लेसन इसमें कवर हो सके करूँ, और बाकी फिर आगे की वीडियोज़ में आपको कराऊँगी। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें पढ़ने के साथ साथ अगर आपके पास किसी भी क्लास की 6th 7th 8th में से किसी भी क्लास की अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है तो उसे एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आप सीटीईटी का सेकंड पेपर देने जा रहे हैं तो वो एक बार आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात तो सिर्फ आपको हवा में कह रही हूँ, मैं खुद सीटीईटी का सेकंड पेपर क्लियर किया है मैंने, और ये मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको अगर बुक मिल जाती तो आप वो पढ़िए, और साथ साथ इन नोट्स को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला बताया गया है, इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों व नक्शों लेखों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कोई इतिहासकार जो पुराने समय के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है तो उसे उस समय का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो साउथ इंडिया के जगह की अगर खोज कर रहा है और वो नॉर्थ इंडिया का स्ट्रक्चर सिनेरियो लेकर काम करेगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसका पूरा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते थे और अब किस तरीके के रहते हैं, क्या उनके विचार हैं, धर्म है, संस्कृति, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। मिन्हाज सिराज, ये क्या है? फारसी का इतिहासकार है। ये मिन्हाज सिराज फारसी का इतिहासकार था जो कि भारत में आया होगा। इसने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसने ही भारत को हिंदुस्तान कहा था सबसे पहले। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाद में आमिर खुसरो ने भी किया है, जो कि हमारी जो खड़ी बोली के बहुत बड़े कवि कह सकते हैं, वो माने जाते हैं। और अगर आप में से जो लोग निज़ामुद्दीन दरगाह गए होंगे, दिल्ली की निज़ामुद्दीन दरगाह, तो निज़ामुद्दीन दरगाह में ही आमिर खुसरो की भी दरगाह बनी हुई है। विदेशी को फारसी में अजनबी कहा जाता है और हिंदी में परदेसी। ये तो हमें पता ही है, जब जो जिसे हम जानते नहीं उसे हम अजनबी या परदेसी ही कहते हैं। सूचना एकत्र करने हेतु सामग्री क्या क्या हो सकती है पुराने समय के बारे में? सिक्के, शिलालेखों, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री। जो सिक्के चलाए जाते होंगे उस समय, या जो शिलालेख हैं, मतलब जो पत्थरों पर जो लिखे हुआ हमें मिला है, भवन निर्माण की कला किस तरीके की है, और लिखित सामग्री। अल इद्रीसी अरब के थे ये। इन्होंने 1154 में एक मानचित्र बनाया जिसमें दक्षिण भारत को उत्तर भारत की जगह दर्शाया। श्रीलंका उत्तर की था। इन्होंने जो 1154 में कोई इंडिया का मैप बनाया होगा जिसमें इन्होंने थोड़ा उल्टा मैप बना दिया, उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत और दक्षिण भारत की जगह उत्तर भारत को दिखा दिया। जियाउद्दीन बर्नी कौन है? इनका पहला वृत्तांत जो है वो 1356 में लिखा गया, और दूसरा वृत्तांत 2 वर्ष बाद, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने जब भारत का भ्रमण किया होगा। वृत्तांत का मतलब होता है जो वो भ्रमण करते टाइम लिखते हैं या भ्रमण के बाद लिखते हैं। तो उन्होंने पहला 1356 में लिखा और उसके दूसरा उसके 2 साल बाद लिखा था। दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस समय, जिस समय इन्होंने, जिसके बाद जो शासनकाल चल रहा है उसमें दिल्ली, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक का। मुगल वंश का पतन कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। ये बिल्कुल सही है, मुगल वंश का पतन 18वीं शताब्दी में हुआ, जब उनके बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर कहते हैं, जिन्होंने 1857 का विद्रोह लड़ा और फिर उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुए? नए देवी देवता होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, समाज में पुरोहितों
के मान्यता प्राप्त हो गई, लोगों को ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया और बढ़ती सत्ता भी गई। यानी कि जो धर्म में जो परिवर्तन होने लगे वो ऐसे थे कि नए देवी देवताओं के लोग पूजा करने लगे, राजाओं ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। जो पुरोहित थे यानी कि जो पूजा पाठ करते थे, उनका ब्राह्मणों के रूप में महत्व बढ़ता गया और उनकी सत्ता भी बढ़ती गई। सर्वप्रथम कुरान शरीफ का 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा भारत में, क्योंकि हिंदू देश था हमारा, यहाँ पर मुस्लिम नहीं थे। पर पहली बार जो कुरान शरीफ का संदेश आया या जो उपदेश आया वो 7वीं सदी में आया था, यानी बहुत समय पहले। वहाँ तब जो व्यापारी या जो अप्रवासी लोग आए, उन्होंने पहली बार कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो बताया। मुसलमान इसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो आप जानते हैं कुरान मुस्लिम समुदाय का धर्म ग्रंथ है। मुसलमान के 2 धर्म हैं, आपको पता है। मुसलमान समुदाय 2 धर्मों में बटा हुआ है, एक है शिया समुदाय और दूसरा है सुन्नी धर्म समुदाय। शिया जो है पैगंबर साहब से संबंधित है, जिन्हें मुसलमान धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सुन्नी जो समुदाय है वो ये खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। शिया और सुन्नी में जो खलीफा को मानते थे वो सुन्नी कहलाते हैं, और जो पैगंबर साहब के से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं वो शिया समुदाय में कहलाते हैं। भारत के इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया गया वो हम जानते हैं। पहले हमारे यहाँ हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा आए और उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। तो हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बांटा जाता है: हिंदू समुदाय, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सोने का गर्भ। हिरण्य अर्थ का अर्थ है राजवंशों का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी के बाद। राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ। महमूद गजनी ने किया या कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसने सिर्फ मंदिरों को लूटा और उससे जो सोना चांदी और जो कीमती पत्थर और रुपए मिले वो लेकर वहां से चला गया। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु शर्मा को नरसिंह के रूप में दिखाया गया। यानी कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में, एलोरा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, उसमें नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था वो शुरुआत में जो साउथ इंडिया में चालुक्य समुदाय था उनके अधीन था। कंदब, मयूर शर्मण व गुर्जर प्रतिहार। कदम, मयूर शरणम व गुर्जर प्रतिहार। इसमें जो मयूर शरणम है उन्हें हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये जो पुस्तक है या प्रतिहार है उसमें जो हरिश्चंद्र की कहानी दी गई है उसमें हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये आप भी जानते हैं जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। इन्होंने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया व कर्नाटक राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। जो ये समुदाय दिया गया है, ये जो समुदाय दिए गए हैं आपको, गुर्जर समुदाय और मयूर शरणन, इन्होंने हथियार ले लिए, हथियार धारण कर लिए और पेशे से ये शस्त्र मतलब सैनिक बन गए और इन्होंने अपना साम्राज्य जो स्थापित किया वो किया कर्नाटक और राजस्थान में। पर इनमें जो हरिश्चंद्र थे वो ब्राह्मण रहे। अब हमारा प्रशस्तियां क्या होती हैं? इनमें ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। ये बताती हैं कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहता था और इनमें ज़्यादातर शासक जो थे वो शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में दर्शाए जाते थे। यानी कि प्रशस्तियां होती हैं जो राजा की ख्याति में, राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी। इनमें कही गई बात जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी सही हो, वो राजा की मर्जी के अनुसार लिखी जाती थी कि जैसा राजा अपने आप को दिखाना चाहता था। ज़्यादातर प्रशस्तियों में या ये कह सकते हैं कि लगभग सभी में राजा जो होता था वो शूरवीर होता था, वे योद्धा होता था। मतलब राजा की सिर्फ खूबियां ही दिखाई जाती थी। अब है कुछ जगहों के नाम है, ये क्या है? जैसे बंग बंगाल का हिस्सा है।
अनर्त जो है वो गुजरात का हिस्सा है। मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है। किरात वाराणसी का हिस्सा है, वनवासी का हिस्सा है, सॉरी। तुरुष्क तुर्क का हिस्सा है। वत्स या मत्स्य उत्तर भारत के राज्य थे। यानी कि जो दिए गए हैं आपको बंगाल, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क और वत्स या मत्स्य, ये इन जगहों के नाम का कुछ हिस्सा रहे हैं। राजतरंग कल्हड़ थे। राजतरंगी जो पुस्तक है उसके रचयिता कल्हड़ थे। इसमें शिलालेखों, दस्तावेजों व प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन व अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। इसमें जो उन्होंने लिखा है उसका आधार शिलालेख थे, कुछ दस्तावेज थे और कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि जो जिन्होंने स्वयं वो चीज़ देखी हुई थी, यानी कि जिसे हम आज के ज़माने में जो दर्शक कहते हैं या जो गवाह कहते हैं, चश्मदीद गवाह, घटना के स्थल पर मौजूद जो व्यक्ति थे वो, उनके माध्यम से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। कन्नौज नगर कहाँ था? गंगा घाटी में। गंगा घाटी में ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं और चला गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल वंश, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें कौन कौन से वंश शामिल थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। जो गुर्जर प्रतिहार है ये राजस्थान का है और बाकी ये दो आपके दक्षिण भारत। चौहारण क्या है? ये दिल्ली व आसपास शासन करते थे। ये जो लोग थे चौहारण, ये दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करते थे। दिल्ली तो दिल्ली आपको पता ही है, और राजस्थान में अजमेर है। और अजमेर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ एकमात्र जो मंदिर ब्रह्मा जी का है वो सॉरी माफ कीजिएगा, वो पुष्कर में है। एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर में, अजमेर शरीफ दरगाह है जो मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से बनी हुई है। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रथम द्वितीय भी हुए हैं, पर सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए। इन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया। इसने मोहम्मद नाम अफगान शासक को 1191 में हराया था। जो पृथ्वीराज चौहान था उन्होंने मोहम्मद नाम के अफगान शासक को 1191 में हराया था। वह 1192 में उसके द्वारा हारा गया। यानी कि कह सकते हैं कि 1191 में इसने मोहम्मद को हराया और 1192 में मोहम्मद ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। चोल वंश ने तंजावुर शहर व निशुम्भ देवी का मंदिर बनवाया। यानी कि ये कहा जाता है कि जो चोल वंश थे उन्होंने तंजावुर शहर बसाया और निशुम्भ सूदनी जो देवी जी का मंदिर है उसे बनवाया। नाडु सिंचाई खेतों के साथ बसी बस्तियों के समूह को कहते हैं नाडु। जो सिंचाई के क्षेत्र यानी कि जहाँ पे खेती बाड़ी होती है उनके साथ साथ बसी हुई बस्तियों को हम नाडु कहते हैं। अरैयार क्या होते हैं? प्रधान की उपाधि होती है ये, मतलब जो प्रधान होता है उसको जो उपाधि दी जाती है तमिलनाडु में उसे अरैयार कहते हैं। ये चिंगलपुट जिला में और ये तमिलनाडु में स्थित है। चिंगलपुट जिला तमिलनाडु में जो प्रधान जो होता है, मुख्य जो गांव का आदमी होता है उसे हम ये अरैयार की उपाधि देते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन में जो साम्राज्य की बात की गई है वो तांग राजवंश के अंतर्गत एक शासन स्थापित हुआ। दिल्ली कब बनी? दिल्ली 12वीं शताब्दी में बनी। दिल्ली एक वाणिज्य केंद्र था तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में। यानी कि वाणिज्य केंद्र मतलब बिजनेस के पर्पज से इसे इस्तेमाल किया जाता था तोमरों और चौहानों के शासनकाल में। देहलीवाल सिक्के सर्वप्रथम दिल्ली में प्रचलन में आए। देहलीवाल तरह के कोई सिक्के हुआ करते होंगे पुराने समय में, वो पहली बार दिल्ली में ही प्रचलन में आए, यानी कि दिल्ली में ही चलाए गए। तोमर वंश 12वीं शताब्दी में था और इसका आरंभ जो हुआ वो सन 1165 में हुआ था, तोमर वंश का। पांडुलिपि जो मैंने पिछली बार आई थी आपको, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, हाथ से लिखी गई होती थी, इसका
जो बनाने का तरीका है वो क्या है। सबसे पहले कागज़ तैयार करना, मतलब किस तरीके के कागज़ पर लिखी जाएगी। ये हैंडमेड शीट पर लिखी जाती थी, क्योंकि आज के ज़माने की तरह पहले कागज़ नहीं होते थे। फिर लेखन कार्य निर्धारित किया जाता था, और फिर महत्वपूर्ण शब्द या अनुच्छेदों की ओर ध्यान करने हेतु सोना पिघलाकर प्रयोग जिल्द तैयार करना। यानी कि कुछ जो सेक्शंस डिवाइड किए जाते थे उनको अलग अलग करने के लिए उसमें सोना पिघलाया जाता और उस पर जिल्द चढ़ाई जाती थी, जिससे पता चल जाए कि ये अलग अध्याय शुरू हुआ है, दूसरा अलग अध्याय है, ये अलग अनुच्छेद है, कुछ शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था। हमने जनरली इल्तुतमिश का नाम सिर्फ इल्तुतमिश से सुना है। तो नाम क्या था, इसका पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने सबसे पहले दिल्ली शहर में जामा मस्जिद का निर्माण किया। इसे देहली ए कुहना कहते हैं। पुराना शहर महरौली में ये स्थित, जो पुराना शहर जो महरौली है उस जगह को उन्होंने देहली ए कुहना कहा था, और जामा मस्जिद सबसे पहले सुल्तानों ने बनवाई थी। इसे इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विस्तार किया गया। यानी जामा मस्जिद जो सुल्तानों ने बनवाई थी शुरुआत में, उसके बाद इसका जो विस्तार है, इसे जो बढ़ाने का काम है वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो खिलजी वंश का है। जमाली कमाली की मस्जिद, ये भी एक मस्जिद है जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई। जमाली कमाली की मस्जिद जो 1520 के आखिरी समय में बनाई गई थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश, जो शुरुआत में जो सुल्तान हुए वो इल्तुतमिश थे। बंदरगाह किसे कहते हैं, गुलामों को फारसी में बंदगाह कहते हैं। यानी कि फारसी में गुलाम लोगों को बंदगाह कहा जाता है, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। बंदगाह को रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसे सैनिक जिन्हें गुलामी के लिए खरीदा जाता था और वो सैनिक के रूप में काम करते थे। खुतबा, नमाज के दौरान धर्म उपदेश देना। खुतबा नमाज के समय जो धर्म उपदेश होता है उसे खुतबा कहते हैं। किबला, मक्का भारत के पश्चिम की तरफ है तथा भारतीय मस्जिदों में इस दिशा को किबला कहते हैं। यानी कि जो मक्का का जो डायरेक्शन है वो इंडिया में पश्चिम की तरफ है, तो वो यहाँ जो हिंदुस्तानी जो मुस्लिम हैं या जो हिंदुस्तान में जो मस्जिदें बनी हुई हैं उसमें उस दिशा को किबला कहा जाता है। मुक्ति का अर्थ, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना व का बनाए रखना। मुक्ति का क्या अर्थ है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो मुक्ति कहलाता है। पुराने कौन कौन से लगाए गए, कौन कौन से पुराने 3 टैक्स हैं। खराज कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। जो खराज कर था वो कृषि पर लगाया गया और कर मवेशियों पर लगाई जाती है, जिनके पास गाय भैंस वगैरह होती थी, घोड़े हाथी, और घरों पर लगाया जाता था। ट्रांस ऑक्सियाना क्या है, ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान का नाम। ट्रांस ऑक्सियाना को इस समय उज्बेकिस्तान कहा जाता है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने सन 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। चंगेज खां बहुत बहादुर शासक कहलाते हैं और बहुत खूंखार भी कहलाते हैं। उसने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में जो ट्रांस ऑक्सियाना जगह थी उस पर हमला किया था, यानी कि आज के आधुनिक उज्बेकिस्तान पर। धर्मयुद्ध क्या है, खेती करने वाला वर्ग ईश्वरीय शांति के लिए प्रार्थना करता था। धर्मयुद्ध में जिसे धर्मयुद्ध कहा गया, वो जो कृषि वर्ग था वो ईश्वर से प्रार्थना करता था अपनी कृषि को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, उस युद्ध का नाम दिया गया। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और इसके आगे का जो भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो इसे पढ़िए, और मैंने आपको पहले कहा अगर आपके किसी भी क्लास की एनसीईआरटी की किताब है हिस्ट्री की तो आप ज़रूर पढ़िए, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये आपके लिए उपयोगी रहे हों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं कुछ दिनों बाद इसमें ईवीएस जो प्राइमरी के पेपर के लिए होता है, यानी कि सीटीटी पार्ट 1 के लिए होता है, उसके नोट्स और जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी और फिलॉसफी है उसके नोट्स भी लेकर आऊँगी।
धन्यवाद।